हेलो एवरीवन, हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं आपके साइंस में, बायोलॉजी के, और उसके बाद केमिस्ट्री के भी चैप्टर, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कर लिया है, और एसएसटीज के भी चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं पैरेलली। तो उसमें भी कई चैप्टर्स हो गए हैं, जैसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। आज हम लोग एक नया चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है। इसे 2 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, एक पार्ट सेकेंड। एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम भले मेरे वीडियोस में लगता है, शायद सब लोग 40 मिनट में खत्म कर देते हैं। मेरी 40 मिनट की एक वीडियो होती है और मैं 2 वीडियो में खत्म कर पाता हूं, क्योंकि उनके पास तो देखो एक स्मार्ट बोर्ड होता है, तो इस तरीके से नोट्स बने बनाए रहते हैं, फिगर्स भी रहता है, और मुझे थोड़ा लिख के समझाना पड़ता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं किसी भी टॉपिक को जब तक मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये जो होता है मुझे 1% का डाउट लगता है कि नहीं यहाँ पर अभी बचा होगा, तब तक मैं समझाता हूँ जब तक मुझे खुद लगने लगता है कि नहीं अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसलिए टाइम लगता है। अगर आपको समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखते चले जाना है, तो वहां पर आपको टाइम नहीं, आप फिर जो होता है तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है, तो हम कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो आपको अपना टाइम तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लगाना ही पड़ेगा अगर आपको पूरी तरीके से समझना है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस पेपर में करके आने हैं, अगर आपको ऐसा करना है कि सारे क्वेश्चंस बन जाए पेपर में से जितने आ रहे हैं, तो फिर आपको तो पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा। आप जो होता है वहां 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप 15-20 मिनट की वीडियोस में उसे खत्म नहीं कर सकते हो। अगर कोई 15-20 मिनट की वीडियो में खत्म कर रहा है, तो बेटा आपको तो नहीं पता है, अभी आप तो क्लास 10th में हो, अभी आप फर्स्ट बार बोर्ड देने जा रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि कितना बड़ा चैप्टर होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जो वो बता देगा आप मान लोगे, लेकिन पेपर के बाद आप उसे जाके गाली दोगे, फिर कमेंट में खुद गाली दोगे कि आपने जो बताया था उसमें से कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग भले टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें बताते हैं कि आप पेपर के बाद आके यहां कमेंट करें कि कम से कम सर आप जितना बताए थे वो 100% वहां से ही क्वेश्चन आए थे, आपने जितना पढ़ाया वहीं से सारे क्वेश्चन आए। हाँ, एक आध क्वेश्चन इधर उधर सबसे होता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% मेरे में से आया, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि 100% क्वेश्चन यहीं देखने को मिलेगा ना, फिर वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी बोर्ड का भी मन करता है कि लाओ एक आध क्वेश्चन डाल दो, तो बोर्ड भी एक आध क्वेश्चन डाल देता है। तो मैं आपको जितनी चीजें बताता हूं वो जेन्युइन बताता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% मिल जाएंगे, नहीं 100% नहीं, लेकिन 80 से 90% जरूर मिलेंगे। और 80 से 90% अगर कर ले गए तो आपका जो है, आप 80 से 90% जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो जो 10% वाली बात रहती है, वो 10% खुद आप ले लेते हो, वो आप खुद का खुद लिख। अब अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे क्या? वो एक क्वेश्चन आप बना के लिख दोगे, किसी भी तरीके से उसे बना के लिखोगे, उसे लिख दोगे, और उसमें से आधा नंबर तो मिलने वाला है ना। तो एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है कभी कभी, तो उसमें से आधा नंबर तो आप लिखोगे तो मिल जाएंगे। पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाओ कि 80 से 90% मैं ला लूंगा। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं 80 से 90% तो फिक्स है, तो फिर उस दिन देखो, उस दिन आप जो होता है वहां 100% स्कोर करके आओगे। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी अगर आपने मेरे टाइम टेबल्स की वीडियो नहीं देखी, कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया था कि किस तरीके से आप 21 दिन के अंदर मात्र अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हो, और 24 दिन के अंदर 3 दिन उसमें और लिया था, और 24 दिन में रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज की वीडियो मैं डाल रहा हूं। आप सब कुछ देख के पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा के, उनके चैप्टर्स की थियरी सब पढ़ के कैसे खत्म कर सकते हो, सब कुछ बताया है। तो नहीं देखा हो तो जाइए जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज में जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, बट कोई नहीं, पढ़ाऊंगा जरूर। और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है देखिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझाने की कोशिश करूं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे लाइट आती है उसी को इलेक्ट्रिसिटी, वही चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो मैक्सिममली आपने रियलाइज किया हुआ है, बस पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और किसी भी एनर्जी से वर्क करवाया जा सकता है, ये हमको पता है, किसी भी एनर्जी से वर्क करवाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है। आप कहेंगे कि नहीं छुआ जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लो, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को आप ना तो छू सकते हो, ना तो उसे देख सकते हो। अगर ऐसा थोड़ी ना है कि जेब में रख के जेब में लेके घूम रहे हो और कहते हो भैया देखो कोई भी मांगे तो ये लो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रिसिटी को ना तो आप पकड़ सकते हो, ना तो देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी को कभी ना तो पकड़ा जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, बस इसे महसूस किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या फिर दूसरा काम क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ वर्क करवाया जा सकता है, और वो वर्क हमें दिखेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया और इससे बल्ब जला दिया, तो ये अब जो बल्ब जल रहा है ये हमें दिख रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना दिख रही है, हमें बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। या इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम करवा रहे हैं, हमें वो काम दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, बट जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको।
इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे वर्क होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करने के लिए भी, अगर मुझे किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, हम लोग जानते हैं, तो वहां पर भी तो वो कुछ ना कुछ काम करती होगी, तभी तो वो मूव करती है, वरना कैसे मूव करती होगी। तो हाँ, वो तार में भी मूव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वर्क करती है। तो वर्क क्या करती है, वो तार में मूव करने के लिए वो चार्ज को मूव करवा देती है। वो क्या करती है, जैसे अगर हमारे पास अचानक से एनर्जी आ जाए तो हम लोग जो होता है बड़े एक्साइटमेंट हो जाता है, हमारे अंदर आ जाता है ना, हम लोग जोश आ जाता है और हम लोग चलने लगते हैं, टहलने लगते हैं। बैठे बैठे हैं, अचानक से अगर एनर्जी हमारे अंदर जो होता है जोश आए तो हम लोग टहलने लगते हैं, क्योंकि वहां हाई एनर्जी रिलीज हो जाती है बॉडी में। तो उससे क्या होता है कि टहलने लगते हैं, चलने लगते हैं, जोश आ जाता है। तो वही बात है कि अगर किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी, ये किसी भी चीज को एनर्जी दे दी जाए तो एनर्जी देने के बाद वो मूव करने लगता है। उसी तरीके से चार्ज को जब एनर्जी दी जाती है तो वो मूव करने लगता है, और इसी मूव की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसी की वजह से हमें एक आउटपुट दिखता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तार में फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये चार्ज क्या होता है, अब ये बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है, बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं, आपको सब पता है, पर मैं फिर भी आपको पूरी बेसिक से समझाने वाला हूं, ताकि किसी को कुछ पता ना हो तो भी वो जो है उस चीज को समझ जाए। फिर आगे एक एक स्टेप मैं आपको आगे बताता चलूंगा, ताकि आपको कुछ छूटे ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, हम लोग समझते हैं ना कि जैसे कोई भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। इतना हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। मैटर मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनता है, और एटम को पढ़ा था हम लोगों ने कि एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें होती हैं। तो इन्हीं चार्ज, कौन सा चार्ज, इसमें से जो आपका निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यही मूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी जब जो होती है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जब किसी भी तार में उतारी जाती है, इस तरीके से अगर तार है उसमें उतारी जाती है, तो वो क्या करती है, वो इन चार्ज को मूव करवा देती है। कौन वाले चार्ज को मूव करवाती है, निगेटिव वाले चार्ज को मूव करवाती है। यानी कि निगेटिव वाला चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देती है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एनर्जी भी उस तार में फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के फ्लो करती है। तो अब देख लेते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पहले क्या कहा जाता था, और आज हम लोग जान गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देती है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी उसी के साथ साथ फ्लो कर जाती है। इतना हमें समझ में आ गया आज। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के रिगार्डिंग मूव करती है। अभी हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग मूव करती है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि ये निगेटिव चार्ज के रिगार्डिंग मूव करती है, निगेटिव चार्ज की वजह से मूव कर पाती है, क्योंकि निगेटिव चार्ज मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर पाती है, मूव कर पाती है। लेकिन पहले कहा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है के वजह से मूव करती है। तो ये पहले कहा जाता था करंट फ्लो करता है जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में आपका करंट मूव करता है। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर बाद में ये हुआ, जैसे हम लोग एक एटम बनाते हैं, एटम में होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसी में होता है, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन होता है और यहीं पर न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर बाहर घूमता रहता है, इस तरीके से बाहर बाहर घूमता रहता है, इस तरीके से ना। तो ये बातें हमें समझ में आती हैं, ये हम जानते हैं आज के। लेकिन पहले ये चीज नहीं पता थी किसी को, तो वो कहते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करता है करंट, बाद में उन्हें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये प्रोटॉन जो है ये चुपचाप यहीं बैठा रहता है, यहां से कहीं मूव ही नहीं करता है। तो उन्हें समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं मूव करता, लेकिन निगेटिव चार्ज मूव करता है, और निगेटिव चार्ज इन्हें पता चला कि मूव करता है। अब इन्हें पता चला कि ये निगेटिव चार्ज मूव करता है, तो इन्होंने फिर कहा कि करंट जो है, अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के रिगार्डिंग मूव करती है, बताओ इन्होंने क्यों कहा। सोचो कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वैसे मूव करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। देखो, इन्हें ये पता है कि करंट जो होता है, अगर मैं कहूं एक बैटरी है, तो अभी समझाता हूं ये सब, अभी सुन लीजिए। अगर मैं कह दूं कि एक बैटरी है, ठीक है, तो ये बैटरी है, इधर बनाते हैं पॉजिटिव, इधर बनाते हैं निगेटिव। चलो ये देखो, मैंने कहा एक बैटरी है, तो ये बैटरी में करंट जो होता है इस डायरेक्शन से, आज भी बेटा इसे फ्लो करता है, पहले भी ऐसे फ्लो करता था। लेकिन पहले कहने का तरीका कुछ अलग था, आज कहने का तरीका कुछ अलग है। पहले उन्हें पता था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो यहां से पॉजिटिव से करंट निकलता है, निगेटिव की तरफ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब जो होता है, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से, अगर एक पल के लिए, आज के लिए सोचा जाए, पहले के लिए सोचा जाए, आज तो हम लोग जानते हैं, पहले सोचा जाए ये पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करता, मान लो ये चार्ज मूव करता, तो कैसे मूव करता, ये भाई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ कुछ भी भागता है। आज हमें ये पता है कि वो पीछे हाई से लो की तरफ भागती है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भर भर के हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज भर भर के हैं, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं है और इधर एकदम पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इधर निगेटिव चार्ज भर के है। तो पॉजिटिव चार्ज अपने जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर भागता है, उसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी चला जाता है। ये इनका मानना था।
लेकिन क्या हो गया कि बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है। अब इनके दिमाग में ये चीज आया, तो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं मूव करता, बट कोई बात नहीं, निगेटिव चार्ज तो मूव करेगा ना। आज हमें समझ में आया निगेटिव चार्ज तो मूव करेगा, तो उन्होंने कहा कि करंट की डायरेक्शन थोड़ी ना बदली जा सकती, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बेटा ये एक फिक्स डायरेक्शन है, करंट इसी डायरेक्शन में मूव करता था तब भी, आज भी ये पेन ऊपर से नीचे की तरफ गिरती थी, और जो होता है पहले भी गिरती थी। पहले लोग उसे कुछ और कहते थे, आज जो होता है इसे ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। पहले लोग नहीं जानते थे, वो कुछ और कहते थे कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, थ्योरी चल रही थी, आज वो ग्रेविटी कहा जाता है। लेकिन ये पेन ऊपर से नीचे ही गिरती थी, तब ऐसा थोड़ी ना था कि ऊपर ऊपर भाग जा रही है। तो वही बात है, करंट तो ऐसे मूव करता था और आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। पहले लोग कुछ और कहते थे, बाद में आज ये कहने लगे हैं, कल को ये भी थियरी गलत हो जाए तो कुछ और कहने लगेंगे, लेकिन वो समझाने की कोशिश यही करेंगे कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है। तो आज जो होता है, आज ये कैसे समझा जाता है, ये तो गलत हो गया कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इसलिए हमने ये कह दिया कि ये थियरी भैया गलत है कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ये मूव करता है। तो इन्होंने कहा ये थियरी गलत हो गई, बट कोई नहीं, इन्होंने कहा कि करंट फ्लो करता है आपकी बात अपोजिट डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। अब निगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, निगेटिव चार्ज यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर नहीं है एकदम, तो ये निगेटिव चार्ज यहां से यहां भागेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट कहा उन्होंने कि जिस डायरेक्शन से जो होता है निगेटिव चार्ज जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहां से यहां तक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, तो सबसे पहले क्या होती होगी, इधर से भागता हुआ बहुत तेजी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन आता होगा, ये इलेक्ट्रॉन आता होगा, तो फिर करंट इधर जो होता है भाग जाती होगी, इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के आगे की तरफ भागती चली जाती होगी, ठीक है। मतलब अगर पानी उधर से आ रहा है तो ये मछली भाग रही इधर, इस तरीके से ना, मछली पानी के डायरेक्शन में नहीं, मछली पानी के अपोजिट डायरेक्शन में भागती है, उसी पानी पे चढ़ चढ़ के, जैसे हम लोग पता है ना कि जिस डायरेक्शन में पानी आता है मछली उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर पानी उधर से इधर आता है मछली जो होता है इसी पानी को जो होता है पकड़ के उधर भागने की कोशिश करती है। उसी तरीके से करंट अगर इधर से इधर ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज जो होता है अगर यहां से यहां भागता है तो करंट इसी को पकड़ के जो होता है उसके अपोजिट में आ जाता है। तो इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है, ये आज का हमें पता चला कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करता है, और कैसे मूव करता है वो भी मैं आपको समझा दिया हूं। तो इतनी बातें थी आपको इसमें। अब हम लोग समझ लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब ये चार्ज हो गया, चार्ज करंट कैसे मूव करता है वो हो गया। अब ये चार्ज होता है जो ये पॉजिटिव चार्ज जो निगेटिव चार्ज मैंने कहा, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो रिपल करता है एक दूसरे को, यानी कि लाइक चार्ज है, जैसे निगेटिव और निगेटिव कहीं लेके आओगे आप, निगेटिव और निगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव लाओगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि सेम चीज जो सेम चार्ज है या फिर सेम पोल, कुछ भी कहा जा सकता है, सेम चार्ज या सेम पोल रिपल करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर नॉर्थ पोल लाओगे तो वो रिपल करेंगे, साउथ पोल लाओगे तो वो रिपल करेंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो भागेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अनलाइक चार्जेस या अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स, ये एक बेटा चार्ज है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, अपनी प्रॉपर्टी होंगी, इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। ये कैसा करो कि भैया जो है कि क्यों चार्ज जो होता है, लाइक चार्जेस जो होता है वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक इनकी प्रॉपर्टी है। मैं कह दूं कि मेरी एक मतलब ये एक गुण है, मैं ये काम करता हूं तो उस पर आप क्यों नहीं कर सकते। मैं करता हूं तो मेरे अब ये बाल काला है तो अब तो ये थोड़ी नहीं कर सकते क्यों काला है ना। तो ये बाल की प्रॉपर्टीज हैं, जिस चीज की प्रॉपर्टी होती है वो काम वो करता है। तो इस तरीके से हम उसे बताते हैं कि इनकी गुणवत्ता है या इनका ये काम है। तो इस तरीके से चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है और मुझे लगता है बातें आपको पता होंगी। आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन ये नहीं पता था, मैं आपको ये बहुत बढ़िया समझा दिया हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में। यहां से देखिए इतना मैं आपको मिटाता हूं और यहां से समझाता हूं। देखो यहां से देखिए कि चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात आती है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। सबसे पहले आपको यहां देखना है, ये आप अभी कुछ मत देखिए, अभी आप मैं जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना देखिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये हमें ये निकाल के दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये मैंने माइनस लगाया है, ये माइनस इसलिए लगाया बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उन पे जो चार्ज होता है ऑलरेडी निगेटिव में होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर माइनस में लिखा जा रहा है तो वो भी सही है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा ये चार्ज की यूनिट है। अच्छा जैसे हम लोग कहते हैं ना
मैं कितने किलो का हूं, मेरा वेट क्या है, जैसे किलो का नहीं, मेरा वेट क्या है, तो कोई बताएगा आपका वेट 50 किलो है। इसका मतलब क्या है, 50 किलो, किलो का मतलब एक यूनिट है ना जिससे नापा जाता है चीजों को। जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया है, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया। अब हाइड्रोजन अगर मान लीजिए जितना है उसका जो जितना गुना होगा उसका कहा जाएगा ये बेटा इसका एटॉमिक मास है। अगर हीलियम जो था हाइड्रोजन से दुगुना है तो कहा जाएगा हीलियम का मास 2 है, हाइड्रोजन को 1 ले लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया, क्वेश्चन सीरीज भी उसकी बना के डाली है, वहां से अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाने वाला। मैं आपको बार बार बता रहा हूं और फिर बता रहा हूं एक बार। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहां पर कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है चार्ज की, यूनिट होती है चार्ज की कूलाम बेटा, कूलाम यूनिट होती है चार्ज की, इसलिए कूलाम लगाया गया है। इतनी बातें हो गई। अच्छा, यहां से आपको एक चीज और देख लीजिए कि जो चार्ज होता है ये क्यू क्या है, ये क्यू है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ जो होता है नंबर ऑफ ये जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बता दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना है, नंबर ऑफ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए जा रहे हैं वो, ये दोनों मिला के बनाता है कि कितना है किसी भी चीज पे चार्ज कितना। अगर मैंने कह दिया, समझिए मैं आपको ये बता रहा हूं Q = N कैसे आ रहा, मैंने कह दिया ये बड़ा सा जो है मैंने आपको कुछ दे दिया, अब मैंने कहा इस पे कितने चार्ज है ये आप बताइए। ठीक है, तो आप इस पे कितने चार्ज हैं आप बताइए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए एक बड़ा सा कुछ दे दिया गया उस पे कितने चार्ज हैं, तो आप पहले पूछेंगे उसमें उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस आप इतना मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेंगे फिर उसके बाद होता है आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप उस पर बता सकते हैं आप कि आप भैया जो चीज दिए थे उस पे इतना जो होता है कूलाम जो होता है, इतना कूलाम जो होता है चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कूलाम बहुत ही बिग यूनिट है बेटा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये कूलाम बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो बताओ इस कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बड़ा सा अगर कुछ दे दिया जाए तो उसमें आप क्या पूछोगे उससे कि भैया अगर आपको चार्ज जानना है इसका तो आप सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए। ठीक है, अगर वो कह दे कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो बताइए उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आप यहां से कह देंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो यहां पे जो होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो होता है मुझे मिल जाएगा टोटल चार्ज इतना है। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर मैं कहूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि चार्ज जो होता है एक कूलाम का जनरेट हो रहा है उसके ऊपर ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज दिया और कह दिया कि एक कूलाम का चार्ज जनरेट हो रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो वही कहा जाता है कि एक कूलाम चार्ज में एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो Q = N हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, तो यहां से यही n निकालना, हमें यही n निकालना है। एक कूलाम चार्ज आपको दे दिया गया, एक कूलाम चार्ज दे दिया गया, कह दिया गया एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। तो यहां से आपको ये निकालना है, तो n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, n = Q/E हो जाएगा, इतना हमें पता ही है, यहां से इधर से भेज देंगे। अब देखो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ 1 क्यू में हमें कितना दिया गया था, 1 कूलाम दिया गया है, तो क्यू की वैल्यू रख लेते हैं 1 कूलाम, और ई की वैल्यू पता ही है अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 ये वाली वैल्यू यहां हम रख लेंगे इसे। अब देखो यहां से मैंने क्या किया कि 10⁻19 को ऊपर भेजा, 10⁻19 जो होता है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। इतना समझ में आता है, 10⁻+19, देखो इस तरीके से मैं लिख देता हूं 10⁻1 × 10⁻+19, इतना समझ में आता है। उसके बाद जो है 10⁻+19 जब होगा तो मैंने कहा इस 10⁻+19 में से इसे कर लेता हूं मैं 10, इसे कर लेता हूं 10 और इसे कर लेता हूं 10⁻+18 ना, एक जो पावर थी उसे जो होता मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, इतना समझ में आता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये 1.6 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा और ये इंटू 10⁻18 ये वाला पूरा पड़ा है, तो 6 × 10⁻18 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, एक कूलाम चार्ज में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलाम चार्ज में 6 × 10⁻18 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आप याद कर लीजिएगा, इसे एकदम बढ़िया से लगा लीजिएगा, 2 बार 3 बार लगाएंगे ये आपको याद हो जाएगा। जितनी बातें बताई हैं उतनी बातें आप लिखते चलिए, अपने कॉपी लेके बैठा करिए, जितनी बातें बताइए लिखते चलिए। और नोट्स के लिए जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते चलिए एक बार, प्लस नोट्स के लिए मेरे जो होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो नोट्स के लिए तो आप वहां से नोट्स ले लेंगे, जितनी बातें मैं बताया हूं उतनी बातें, लेकिन हाँ यहाँ मैं बहुत कुछ समझाते आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और जल्दी जल्दी लिखते भी रहिए और जो होता है देखते भी रहिए, और उसके बाद में एक बार नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो वहां से पढ़ लीजिएगा, यहां से देख लीजिए, आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं फ्लो जो होता है करंट फ्लो इन कंडक्टर्स। करंट सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर यानी कि मेटल्स में फ्लो करता है, मेटल्स में फ्लो करता है यानी कि कंडक्टर में ही फ्लो करता है। इसका मतलब करंट जो होता है वो इंसुलेटर में नहीं फ्लो करता है। तो इसका रीजन क्या है? करंट आपसे पूछेगा कि करंट इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो करता, कंडक्टर में क्यों फ्लो करता है? तो उसका रीजन होता है बेटा, जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हीं को कंडक्टर कहा जाता है, और उन्हीं के अंदर जो होता है करंट फ्लो करता है। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसी को बेटा कंडक्टर कहा जाएगा, और कंडक्टर के अंदर ही जो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। ये आपसे सर्किट बनाने को पूछा जाएगा। सर्किट कहेगा आप जो होता है एक सर्किट बना के दिखाइए मुझे। सर्किट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेल कैसे बनती है और बैटरी कैसे बनती है। देखो ये होती है बेटा एक पॉजिटिव ये निगेटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव कहलाता है, ये छोटा वाला निगेटिव कहलाता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से मिलके ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव मिलके ये कहलाएगा बेटा सेल, ये कहलाता है बेटा सेल। लेकिन हम लोग सर्किट में सेल नहीं बल्कि बैटरी लगाते हैं, किसी भी सर्किट में सेल नहीं बल्कि बैटरी लगाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ जो होता है मल्टीपल सेल्स मिला के बनती है बैटरी। तो इस तरीके से देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरीके से आप चाहे जितना लगा सकते हैं, जनरली 3-4 लगा दी जाती है। तो इस तरीके से जो 3-4 सेल्स होते हैं उनसे मिलकर आपकी बैटरी बनती है। तो जितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बैटरी बनती है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये देखो बेटा कहलाती है ओपन स्विच। ओपन स्विच को दो तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। देख लो इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो। इसे कहा जाता है ओपन स्विच। ओपन स्विच यानी कि अभी स्विच चालू नहीं है, स्विच ऑफ है। अच्छा क्लोज स्विच के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोज स्विच के लिए बस इसे लाके इसे जोड़ दो इस तरीके से ना, इसे लाके यहां जोड़ दो इस तरीके से, ये बन गई क्लोज स्विच। या फिर जो होता है इसमें क्या कर सकते हो, इसमें इस तरीके से पॉइंट लगा दोगे तब ये हो गई क्लोज स्विच। ये क्लोज स्विच कहलाती है। और इस तरीके से जब इसे यहां से मिटाएंगे और इसे यहां पर रख देंगे तो ये कहलाएगी ओपन स्विच। ये ओपन स्विच है, दो तरीके से बना सकते हो। ये आपकी बैटरी हो गई, सेल समझ में आ गया। ये बल्ब होता है, आप मैक्सिमम सर्किट में बल्ब बनाने को आता है तो ये बल्ब हो जाता है इस तरीके से। ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है, जब आप यहां पर क्लोज कर देंगे यानी कि चालू कर देंगे तो इस तरीके से आप इसे यहां लगा देंगे, ये पता चलने लगता है कि ये बेटा बल्ब जल रहा है, अभी ये बल्ब ऑफ है। ये बातें इतनी हो गई। ये मैंने तार को ही आपको जूम करके दिखाया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाया हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इस तार में पाए जाते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही मूव करने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें जितना पाए जाएंगे उसमें उतना बढ़िया करंट फ्लो होगा। सबसे बढ़िया जो होता है कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ना, उसके बाद कॉपर होता है। तो इसका मतलब यह है सिल्वर में सबसे ज्यादा जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा इस बैटरी को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है वोल्टेज। इस बैटरी को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है वोल्टेज। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी ये सब बहुत ही बेसिक सा चल रहा है। बैटरी को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है वोल्टेज। और वोल्टेज बेटा देखो मैं आपको बताऊं ये बैटरी का काम क्या करती है। बैटरी का काम क्या करती है? बैटरी काम करती है कि जो आपकी एनर्जी आती है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, ये एनर्जी जो आती है इसे स्टोर करके रख लेती है। इसे भैया स्टोर करके रख लेगी। मान लीजिए एनर्जी आ रही है, एनर्जी टहलती घूमती आ रही है, आपको दिख जाएगी, आप पकड़ के रख लो जेब में ना, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी आपको दिखेगी नहीं। ये एनर्जी को क्या करती है? बैटरी सेव कर लेती है। बैटरी क्या करती है? ये बैटरी सेव करके रख लेती है। ये बैटरी क्या करती है? इस एनर्जी को सेव करके रख लेती है। अब ये बैटरी एनर्जी सेव करके रख ली तो इसके पास बेटा होगा ना, इसके पास होगा पोटेंशियल। अच्छा इसी एनर्जी को एक नाम दिया जाता है, एनर्जी को नाम दिया जाता है पोटेंशियल। बैटरी में एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल। तो इस बैटरी के अंदर बेटा होगा पोटेंशियल और जनरेट हो जाएगा, मतलब एनर्जी इसके अंदर है, इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी ना। कह सकते हैं इस बैटरी के अंदर एनर्जी, इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल है, कुछ दम है। पोटेंशियल का मतलब इसके अंदर कुछ दम है ना। तो इस तरीके से इस बैटरी के अंदर कुछ पोटेंशियल है, कुछ एनर्जी है। इस तार में कोई पोटेंशियल है क्या कहीं? इस तार में कोई एनर्जी है क्या कहीं? नहीं है ना। तो मतलब ये हो गया लो पोटेंशियल, ये हो गया हाई पोटेंशियल। और हाई से लो की तरफ कोई भी चीज मूव करती है। जैसे आप यहाँ पर बैटरी से एक सर्किट को कनेक्ट करेंगे, तुरंत का तुरंत यहाँ स्विच ऑन करेंगे और इस तरीके से इसे भी कनेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए इसे भी कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे स्विच ऑन होगी तो आपका जो करंट होता है वो करंट कौन से डायरेक्शन से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भागना चालू कर देगा, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना चालू कर देगा। यानी कि इस तरीके से करंट आना चालू हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा। इतनी बातें समझ में आई। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास हाई पोटेंशियल, इनके पास लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ ये भागना चालू कर देगा करंट। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है? यहां पर होगा कुछ पोटेंशियल इस बैटरी के पास और यहां पर होगा जीरो पोटेंशियल, या फिर कुछ भी पोटेंशियल कहा जा सकता है। इसके पास मान लो मैंने कहा कुछ पोटेंशियल है, तो इसके पास और इसके पास का जो पोटेंशियल होगा उनका जो डिफरेंस होता है, यानी कि इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल को जो माइनस करेंगे तो जो आएगा उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों चीज के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से दर्शाया जाता है, लिखा जाता है पीडी, ठीक है। स्मॉल डी से पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस
को नापा कैसे जाए भाई, यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, नापा कैसे जाए। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यहां पर कितना पोटेंशियल, यहां पर कितना पोटेंशियल, इस तरीके से इसे नापा कैसे जाए। या फिर जो होता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, तो ये कैसे नापा जाए। अब कह दो करंट कितना जा रहा है, तो करंट थोड़ी ना नाप पाओगे आप, इस इलेक्ट्रिक करंट से जो चीजें हो रही हैं वो देख सकते हो। जैसे इस इलेक्ट्रिक करंट से वर्क हो रहा है तो देख सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी को आप जो था कभी पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते हो ना। इस तरीके से ये वर्क कितना हो रहा है वहां से हमें पता चलता है। देखो एनर्जी और जो होता है वर्क की यूनिट जूल होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है, तो हमें जितनी एनर्जी से वर्क होता है तो हम समझ जाते हैं कि इतनी एनर्जी थी इसलिए इतना वर्क हुआ है। तो एनर्जी जो होती है वो कभी देखी नहीं जा सकती है, इसे नापा भी नहीं जा सकता ना। तो करंट जो होता है यहां से जो करंट निकल रहा है, इसके पास जो करंट है उसको थोड़ी नापा जा सकता। हाँ वो एक काम कर सकते हैं कि यहां से कितना वर्क हुआ है, इस तरीके की चीजें अपना के, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं, कितने टाइम में फ्लो किए हैं, ऐसी बातें यूज करके जो कि वहां से हमें पता लगाया जा सकता है कि इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम दिया जाता है, देखो पीडी, और पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम दिया जाता है बटा वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी अभी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दर्शाया जाता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को V से दर्शाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से दर्शाया जाता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बनेगी वोल्ट, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दर्शाया जाता है और स्मॉल pd से भी लिखा जाता है, दोनों लिखा जाता है। अब मैं कहूं इस पोटेंशियल डिफरेंस को फिर तुम नापोगे कैसे, इसके नापने के लिए आपको जो होता है ये करना है कि कितना कूलाम्ब चार्ज, जैसे मैंने कहा कितना कूलाम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, और उसके बाद जो होता है अगर मैंने कहा कि पर्टिकुलरली 10 कूलाम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए यहां से 10 कूलाम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 10 कूलाम्ब चार्ज फ्लो करने पे कितना वर्क हो रहा है, इसी चीज को कहा जाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे तो नहीं नाप सकते, बहुत ही सिंपल सा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नाप लो, यहां पर पोटेंशियल नाप लो, यहां पर पोटेंशियल नाप लो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बट यहां पोटेंशियल नापोगे कैसे तुम बताओ मुझे। अब जो होता है अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिसिटी नापोगे कैसे, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नापने के लिए जाओगे क्या, पहले आप जो होता है ये पता करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का अभी आगे फॉर्मूला मिलेगा, I इक्वल टू जो होता है वो Q/T होता है, कि यहां पर कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड, वहां से पता चलता है। तो आप ये देखते हो, ये नहीं कभी पा पाओगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कभी नापा नहीं जा सकता ना, इलेक्ट्रिसिटी को कभी देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। तो वही बात है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां इसे नापने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कह देते हैं कि अगर मैंने कहा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ, ये पता करिए, जितना कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ है उससे कितना वर्क हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी को, इन दोनों का मतलब जो रेशियो होगा बेटा, उसी को कहा जाएगा वोल्ट, इसी को कहा जाएगा वोल्ट, यानी कि इसी को सॉरी कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि मान लो 10 कूलाम्ब चार्ज फ्लो होने पे 10 जूल का वर्क होता है, तो वो कहा जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 जो होता है, जो 10/10 मतलब एक जो होता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाया जाता है V से। देखो ये बड़ा लिंक करता है। अच्छा वोल्टेज होता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को नापा कैसे जाए, इसके लिए डिवाइस जो बनाएगी उसे कहा जाता है बेटा वोल्ट मीटर, उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिवाइस नापती है उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को लगाया जाता है पैरेलल में, जिसकी होती है हाई रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको ये बताऊं कि देखो इस तरीके से होता है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं आपको समझाऊं कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे लगाया जाता है पैरेलल में, तो ये आपको रटना नहीं है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है पैरेलल होता है, ये रटना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो आप इतना समझिए कि पैरेलल सीरीज अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मान लीजिए सर्किट चल रही थी, यहां से इस तरीके से सर्किट चल रही है, तो यहां पर क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से लगा दिया जाता है वोल्ट मीटर, इस तरीके से यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है इस तरीके से, तो वोल्ट मीटर का होता है बड़ा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर का बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। तो उसके बाद जब याद रखेंगे तो ये पैरेलल वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस होता है तो इसे सीरीज का मतलब इनके बीचों बीच लगा दिया जाए, इस तरीके से तीनों के बीचों बीच लगा दिया जाएगा। ये रेजिस्टेंस अभी आपको ये सब रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी ये सब टर्म आए नहीं है, पर मैं फिर भी आप समझाने की कोशिश करता हूं। रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे तो भैया यहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी ना, ये आके इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी। हाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस जितना रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को उतना रोक देगा। तो इस वजह से जो इसका हाई रेजिस्टेंस मैंने कहा याद कर लीजिए, होता है वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस बनाया जाता है। तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस जब होगा तो अगर ये बीच में लगाया जाता तो ये जो है क्या कर लेता, इसे कहा जाता बेटा सीरीज, जब मतलब एकदम लाइन में लगाया सीरीज, और जो ऊपर लगा दिया जाए तो उसे कहा जाता पैरेलल। तो सीरीज में जब लगाया जाएगा तो इसे रोक देगा ना, तो रोक देगा तो इधर करंट में नहीं आएगा, तो इस तरीके से दिक्कत कर जाएगा। अब ये क्या करते हैं हम लोग, इसे ऊपर लगा देते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर रही है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाती है और ये नाप लेता है, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आपको याद रखना हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस से आप याद कर सकते हैं इसे सीरीज में लगाया जाएगा या पैरेलल में। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल में लगाएगा, क्योंकि सीरीज में लगाया जाएगा तो करंट को रोक देगा, ठीक है। तो इतनी बातें ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूं करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है बताओ। करंट जो होता है उसे I से दर्शाया जाता है, करंट को I से दर्शाया जाता है, करंट को I से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब ये करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट I से दर्शाया जाता है,
इसकी डिफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड होता है इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्यू का मतलब होता है चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब होता है पर सेकंड बेटा, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, पर सेकंड जो होता है ये टाइम, यही तो पर सेकंड लिखा गया है, मतलब अपॉन सेकंड यानी कि पर सेकंड, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड, इसी को कहा जाता है करंट। करंट इज द जो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज जो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ का मतलब पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, उसी को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है बेटा, वो होती है एम्पीयर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पीयर। अच्छा आप कह दें मतलब जो होता है 1 एम्पीयर किसे कहा जाता है? 1 एम्पीयर बताओ, 1 एम्पीयर किसे कहा जाता है? 1 एम्पीयर। इस तरीके से 1 वोल्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, 1 वोल्ट किसे कहा जाता है? तो देखो 1 एम्पीयर के लिए भैया 1 एम्पीयर अगर चाहिए तो यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, 1 वोल्ट चाहिए तो 1 यहाँ पर रख दो, 1 यहाँ रख दो, तो 1 कूलाम रख दो। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो 1 जो होता है 1 कूलाम चार्ज रख दो। टाइम कितना लेना है? 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज किसी पर्टिकुलर जो होता है सर्किट से फ्लो करेगा तो उसे कहा जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए कोई तार है, इस तार के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां से जो करंट जनरेट होगी वो 1 एम्पीयर की जनरेट होगी। बस ये होता है बेटा 1 एम्पीयर करंट। उस तरीके से 1 वोल्ट करंट आप लोगों में पूछता है कि 1 वोल्ट करंट किसे कहा जाता है? 1 वोल्ट करंट आपको अगर जानना है तो भैया 1 वोल्ट करंट का मतलब वर्क किस में होता है? वर्क मतलब होता है जूल में बेटा ना, वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो 1 जूल का अगर काम हो रहा है या फिर 1 जूल का वर्क हो रहा है और 1 कूलाम चार्ज फ्लो, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करने पर, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करने पर अगर 1 जूल का वर्क हो रहा है तो वहां पर 1 वोल्ट जनरेट होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करने पर 1 जूल का वर्क जनरेट हो रहा है तो वहां पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो 1 वोल्ट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जिस तरीके से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज से नापा जाता है उसी तरीके से आपका जो ये करंट है उसे अमीटर से नापा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर। एम फिर अमीटर ना, स्पेलिंग याद रखिएगा, एम पहले लगाइएगा फिर मीटर लिख दीजिएगा। अमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे नापा जाता है अमीटर से। तो अमीटर बेटा जो है मैंने कह दिया कि अमीटर की होती है बेटा बहुत ही लो रेजिस्टेंस, बहुत ही लो रेजिस्टेंस। अब बताओ इसे कहां लगाया जाएगा? इसे पैरेलल में लगाने की कोई जरूरत है क्या? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है। इस तरीके से तार के बीचों बीच लगा दिया गया। अमीटर को ए से, ये देखो वोल्ट मीटर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, वोल्ट मीटर को वी से इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से देखो इस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ पर वी लिख दिया जाता है इस तरीके से, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ये हो गया है वोल्ट मीटर। अमीटर को भी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इस तरीके से आपको अमीटर को दर्शाया जाता है, ठीक है। अमीटर का मैंने कहा लो रेजिस्टेंस होता है, इसे सीरीज में लगा दो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा नहीं, जाने देगा आराम से। तो इसका बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अमीटर इसलिए सीरीज में लगाया जाता है, अमीटर जो है इसलिए अमीटर इसलिए सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज में लगाया जाता है, ये याद रखना। आप याद रखना मतलब इसे रटना नहीं है, सिर्फ आप जो होता है इतना याद रखिए कि लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस आपके दिमाग में चल जाएगा कि सीरीज में लगाया जाता है। ये सब आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ये सारी बातें आपके बोर्ड में पूछी जाती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमने देख लिया है करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज और करंट समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से जनरेट होगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये आपको 5 नंबर में देगा। और मैं आपको बता दूं कि कितना वेटेज रखता है। आप जो करंट पढ़े और वोल्टेज पढ़े हैं, जो करंट पढ़े और वोल्टेज पढ़े हैं, वहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर में बनेगा, 3 नंबर में बनेगा। थियरी बन सकती है या फिर जो होता है वहां से बन सकता है आपका क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे 2-3 नंबर में, तो बहुत ज्यादा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपके वोल्टेज के, आपके करंट के, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो बताता हूं। उसके बाद मैं आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस बताता हूं। और रेजिस्टेंस से 5 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर की पूरी थियरी भी बनती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। आप जिसे समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना V = W/Q। ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, V = W/Q ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो कितना कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब अगर पर्टिकुलरली मैंने कहा 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलाम चार्ज फ्लो होने से कितना वर्क हो रहा है, इसी चीज को कहा जाता है कि वोल्टेज। इसी चीज को वोल्टेज कहा जाता है। तो वोल्टेज आपको समझ में आया था। तो वोल्टेज में यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? वोल्टेज में वोल्टेज कभी नहीं पूछता है, वो पूछता है वर्क बताइए। अच्छा, वर्क को एक और चीज कही जाती है बेटा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और वर्क की भी यूनिट जूल होती है। जितनी एनर्जी रहेगी उतना काम होगा। अगर हमारे पास जो होता है, मैंने कहा 10 जूल एनर्जी है तो 10 ही जूल का वर्क कर पाऊंगा ना, मैं 10 ही जूल का वर्क कर पाऊंगा। तो वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर वर्क या फिर एनर्जी पूछी जाएगी आपसे, तो यहाँ से फॉर्मुला क्या बनेगा? वर्क और एनर्जी का फॉर्मुला क्या बन जाएगा? तो ये इसके पास भेज दोगे तो W = VQ हो जाएगा। तो W = VQ या फिर E = VQ, ये आप लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में वर्क और एनर्जी ही पूछी जाती है। तो जैसे मैं बता दूं, आप यहां पर
आसान सा क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ लेगा कि वर्क बताओ अगर 10 वोल्ट का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है और चार्ज जो होता है क्यू जो होता है 2 कूलाम का चार्ज फ्लो किया, 10 वोल्ट जो होता है आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, 2 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ है, तो बताओ कितना वर्क हुआ है। तो वर्क इक्वल टू जो होता है W इक्वल टू वी क्यू होता है, तो W इक्वल टू वी क्यू यानी कि ये हो जाएगा 20 जूल। क्या यूनिट बेटा क्या हो जाएगी 20 जूल। 20 जूल का वर्क हुआ है, या फिर पूछ सकता है कितनी एनर्जी जो होता है खर्च हुई है, तो 20 जूल की एनर्जी खर्च हुई है या फिर 20 जूल का वर्क हुआ। अच्छा इसमें कठिन क्वेश्चन क्या बन सकता है, कठिन क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्टली थोड़ा सा बन सकता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 118 जो होता है वोल्ट से 118 वोल्ट से और 128 वोल्ट है, हाँ 118 वोल्ट से 128 वोल्ट 128 वोल्ट 118 वोल्ट से 128 वोल्ट के बीच में कितना चार्ज गया है, 2 कूलाम का चार्ज गया है, 2 कूलाम का चार्ज जो है गया है, 2 कूलाम का चार्ज, एक 2 कूलाम का चार्ज जो 118 वोल्ट से 128 वोल्ट यानी कि 118 वोल्ट का कोई पॉइंट था और 128 वोल्ट का पॉइंट है, यहां से यहां तक 2 कूलाम का चार्ज जो है ट्रेवल किया है, तो बताओ कितना यहां पर वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है बताओ। यहां पर सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल अगर दे दिया गया है जगह जगह का, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, तो 128 में से 118 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, जो पीडी है वो 10 वोल्ट का है। तो अब आप वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है, हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से वी कितना है 10 और ये जो होता है क्यू कितना है 2, ये फिर से एक बार जो होता है 20 जूल आ गया। ठीक है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इससे बहुत बाहर नहीं जाने वाला है, सभी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वर्क की जगह आपको बहुत घुमाएगा तो कह देगा कि एनर्जी बताओ ना, वर्क पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग दे देगा, वहां से आपको डिफरेंस निकालना है, ये दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आई का कैसे क्वेश्चन बनेगा। आई वाला बताओ क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। मैं आपको कुछ आई के क्वेश्चन बताता हूं कि आपके करंट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि करंट जो होता है 0.5 एम्पियर, कितना है करंट जो होता है 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर पे जो होता है, और टाइम दे दिया गया है आपको कितना मिनट दिया गया है, यहाँ पर 10 मिनट दे दिया गया है। देखो ये देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और यहाँ से आपसे फिर क्या पूछा है, चार्ज पूछा गया है, यानी कि कहा गया है चार्ज बताओ। देखो एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है, यहाँ कह रहा है आई यानी कि करंट आपको दे दिया गया है, करंट इतना करंट है, कितना करंट है 0.5 एम्पियर का करंट दे दिया गया है। 0.5 एम्पियर का अगर कहीं पर करंट फ्लो हो रहा है किसी तार में और 10 मिनट तक फ्लो हुआ, तो बताओ उसमें कितना 0.5 एम्पियर का करंट किसी तार में फ्लो हुआ पर्टिकुलर एक पॉइंट से, और 10 मिनट तक फ्लो हुआ, कितने मिनट तक हुआ 10 मिनट तक फ्लो हुआ, तो बताओ उसमें से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, कितना कूलाम चार्ज चला गया होगा इसके यहां से जो होता है एक साइड से दूसरे साइड कितना कूलाम चार्ज ट्रेवल किया होगा। तो बताओ यहां पर इसे निकालने के लिए हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अच्छा Q इक्वल टू आई टी जब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो I क्या है, I हमें पता है 0.5 एम्पियर है, और T जो होता है बेटा यहां पर टाइम दिया गया है मिनट में, अगर सिंपली T जो होता है सेकंड में दिया गया तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा ना, लेकिन कहीं घुमाने के लिए आपको टाइम मिनट में दिया जा सकता है, ये एक चीज आप भूलिएगा मत, यहाँ टाइम मिनट में दिया गया है, और एम्पियर में चाहिए करंट और जो होता है टाइम चाहिए मिनट में, तो यहाँ पर टाइम मिनट में दिया गया, सॉरी सेकंड में चाहिए और हमें यहाँ दिया गया मिनट में, तो मिनट में जब दिया गया तो सबसे पहले सेकंड में बदलो, सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो 10 × 60 हो जाएगा ना, यानी कि 600 हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 जो होता है लिख दो, यहाँ पर 600 लिखो। अब यहाँ पर 600 जो होता है जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि 300 कूलाम का चार्ज फ्लो किया होगा ना, 600 को जब आधे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे तो 600 का, तो 300 आ जाएगा, तो 300 कूलाम का चार्ज फ्लो किया हुआ है। तो इस तरीके से आई का क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत आसान से है, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ है नहीं, तो इस तरीके से आपको आई मिनट में दिया जा सकता है घुमा के, सॉरी टाइम मिनट में दिया जा सकता है, करंट वाले क्वेश्चन में टाइम आपको मिनट में दिया जा सकता है, तो मिनट में देगा तो आपको सेकंड में पहले उसे बदल लेना है फिर सॉल्व करना है। पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क पूछेगा, एनर्जी पूछेगा, वर्क को कहीं कहीं घुमा के एनर्जी पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे मैंने एनर्जी तो सुना ही नहीं था, वर्क मैंने पढ़ा है, अभी कहां से निकालूं, घबराना नहीं, वर्क को एनर्जी कहा जाता है। और फिर वर्क जो होता है यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो वर्क दिया जाएगा ये कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग दिया जा सकता है, वहां पे आप डिफरेंस खुद निकाल लीजिएगा। तो इतनी बातें रहेंगी, सारा कुछ नहीं रहेगा, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको अभी बहुत बढ़िया से बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ बताइए, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, देखो मैं ओम्स लॉ बताऊं कि ओम्स लॉ क्या होता है, एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, किसी कांस्टेंट टेंपरेचर पे ओम्स लॉ ने, ओम्स मतलब एक जो था साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, तो सर क्या था, सर जॉन ओम, चलिए देखते हैं, जो भी रहा ओम उनका नाम था। तो कुल मिला के अब ये जो ओम थे ये किसी मतलब एक कंडक्टर था, तो ये लोग कुछ भी मतलब करते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, तो इनका काम ही होता है ना, साइंटिस्ट रहते हैं तो ये कभी किसी चीज पे दिमाग लगाते हैं, कभी किसी चीज पे दिमाग लगाते हैं। इन्होंने कहा यार कांस्टेंट टेंपरेचर कर दिया जाए, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग टेंपरेचर होता है, काम करते हैं वैक्यूम में कांस्टेंट टेंपरेचर बनाते हैं। अब कांस्टेंट टेंपरेचर जब बन गया, किसी रूम में कांस्टेंट टेंपरेचर बनाया गया, तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे देखा गया जो करंट होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं करंट और वोल्टेज पढ़ के आए, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि जितना करंट बढ़ाओगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा।
रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा तो नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने कहा कि जो होता है पूरे रूम का या फिर किसी चीज का जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाता है, फिर उसमें अगर जो होता है कोई तार रख के फ्लो कराया जाएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। यानी कि जितना करंट बढ़ाओगे, अच्छा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो मैथ वाले होते हैं वो तो समझते हैं, जो थोड़ा मैथ जिनकी स्ट्रांग नहीं होती है वो लोग थोड़ा कम समझते हैं। जैसे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब ये होता है अगर ये एक है और ये एक है तो ये दो करोगे तो ये भी दो होगा। ऐसा नहीं है कि ये दो करोगे तो चार हो जाएगा, अगर ये तीन करोगे तो ये भी तीन होगा, ये चार करोगे तो ये भी चार होगा। मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। इसी को कहा जाता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये कहा ओम्स लॉ ने, ठीक है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, हमने कह दिया कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कोई बात नहीं है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। एक कांस्टेंट किसी भी तार में क्या कांस्टेंट लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा ये जो होता है कॉपर की वायर है, तो कॉपर की वायर में क्या कांस्टेंट होगा? कॉपर की वायर में बेटा क्या कांस्टेंट होगा? कॉपर की वायर में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट हो सकता है और उसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, हम लोग जानते थे कॉपर की वायर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब इस अगर कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हम जानते हैं ना कि वो कांस्टेंट, अगर कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहे तो कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर, सब कुछ ना। अगर मैंने कहा इस कॉपर के वायर में एक पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट पे बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो रेजिस्टेंस जो होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओ चाहे इलेक्ट्रिसिटी घटाओ, चाहे वोल्टेज बढ़ाओ चाहे वोल्टेज घटाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर इतने बड़े तार में ये तार अगर पर्टिकुलरली जो होता है, मैंने कहा 1 मीटर का तार ले लिया तो 1 मीटर का तार जब तक आप रखेंगे तब तक ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस अफेक्ट कर जाएगी। आप जो होता है उसका डायमीटर से मोटा पतला तार लेके आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर जाएगी। अगर कॉपर का लिए है, फिर जो होता है सिल्वर का, गोल्ड का ले लिए, तो फिर किसी भी चीज का लिए तो वो उस पर भी रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफर कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी डिफर कर जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपने एक फिक्स वायर ले लिया है तो फिक्स वायर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आई जो होता है ये v इक्वल टू आई था, तो v इक्वल टू हम लोगों ने कांस्टेंट लिया v इक्वल टू आई आर, तो एक फार्मूला बन गया v इक्वल टू आई आर। इसी को कहा जाता है बेटा, ये ओम्स लॉ के थ्रू आया है, ये फार्मूला आया है v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू आई आर ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में इस वाले जो होता है पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई आई, आर इक्वल टू v बाई आई। कभी कभी जो होता है वो आई पूछ लेता है, आई इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, आर इक्वल टू v बाई आई हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर लीजिएगा। तो v इक्वल टू आई आर होता है, आप ये बात याद करके रखिए, और r इक्वल टू v बाई आई होगा। ये जो होता है ये दो फार्मूले आपको क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको इस पे भी कोई क्वेश्चन बता देता हूं करके कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक बात और है, जैसे जो होता है r इक्वल टू v बाई आई है, तो इसे यूनिट क्या होगी? इसे नापा किस जाएगा? तो नापा जाता है बेटा ओम में। ये जो होता है ओम ने इस चीज को डिस्कवर किया था, तो ओम्स ये इसी की वजह से ये ओम्स लॉ भी है, और इसका जो कांस्टेंट है ये सॉरी इसकी यूनिट है वो ओम है, ठीक है। तो ये ओम में नापा जाता है। तो r जो रेजिस्टेंस होगा, r का मतलब रेजिस्टेंस किस में नापा जाएगा? ओम में नापा जाएगा, ठीक है। जैसे 1 ओम अगर रेजिस्टेंस आपको डिफाइन करने के कह दिया जाए तो क्या बताओ? मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक अगर कभी भी एक चीज मतलब कहा जाए 1 वोल्ट डिफाइन करिए, 1 एम्पीयर डिफाइन करिए, तो सारी चीजों को 1 कर दीजिए, मतलब 1 कर दीजिए ना। तो जैसे 1 ओम अगर आपसे पूछा गया है 1 ओम डिफाइन करिए, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हर जगह ओम रख दीजिए, सॉरी 1 रख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है अपॉन 1 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जब, तो उसे कहा जाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये इतनी बातें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस जो होता है उसके बाद मैं आपको ग्राफ बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कठिन कुछ है नहीं बेटा, ठीक है। अभी आगे आने वाले हैं सारी बातें, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। इसके बड़े आसान से क्वेश्चंस इसके भी होते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, वोल्ट हमें दे दिया गया है, वोल्ट दिया गया है बेटा 24 वोल्ट। इसने कहा कि 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी है वो कितना दिया गया है? 24 वोल्ट का दिया गया है, ठीक है। 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, और रेजिस्टेंस दे दिया गया है हमें बेटा जो होता है 60 ओम का। 60 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। तो बताइए आई क्या होगा? आई क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा ना। आई इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा, v बाई आर। यहां से देखिए v रखेंगे, कितना है v? कितना बताओ? v है 24 और r जो होता है कितना है? 60 है। तो 24/60 को जब काटेंगे तो कितना आएगा बताओ? काटो, 24/60 को काटेंगे तो ये 0.4 आ रहा है। 24/60 को काटेंगे तो 4 ये 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 दहम्मा 60 हो जाएगा, यानी कि 4/10 यानी कि 0.6 जो होता है ये आपका आंसर आ जाएगा। 0.6 ना, 0.4 आ रहा है, हाँ ये 0.4 आ जाएगा। हाँ ये जो होता है जब ये जो होता है 10 चौक के 40, हाँ यानी कि 0.4 आ जाएगा। 0.4 एम्पीयर ये करंट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने वाला है ये क्वेश्चन, बहुत बाहर नहीं जाने वाला है ये। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब अपना अगला चीज कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से
से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको भर भर के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसमें किस तरीके से, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बेफिक्र रहा करिए, बेफिक्र रहा करिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसे जल्दी जल्दी आपको जो होता पढ़ा देता हूं, और जिसमें मैं देखता हूं कि हाँ 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें बहुत थोड़ी ना जो होता डीप में लेके जाके आपसे पूछेगा। इसमें जितनी बातें बताओ ना होम में, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन बस इस तरीके से मिल जाएगा। करंट में वोल्टेज में आपका ऐसा थोड़ी ना, करंट और वोल्टेज में जो होता है आपको क्लास 12 का दे देगा, नहीं अभी नहीं देगा क्लास 12 का ना, तो आपको बस इतना ही पूछेगा। हाँ आपको जो पूछेगा अभी फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस में या 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि आपके यहाँ थ्योरी पे जो होता है ज्यादा जोर दिया जाता है। अभी का क्लास 10 में तो थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, तो क्वेश्चंस अभी पावर की तरफ जब शिफ्ट करेंगे हम लोग ना, पावर पे इलेक्ट्रिक पावर निकालना है ना, हीटिंग इफेक्ट पे जब हीट निकालना है, हीट एनर्जी निकालना है, वहां पर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, और यहां से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन यही से शुरुआत होती है। उसका 3 अभी हम पैरेलल सीरीज जो होता है, अगले वीडियो में जब पैरेलल सीरीज जो होता है, पैरेलल और सीरीज की बात करेंगे, वहां से 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज में आपको इतना बढ़िया से सब कुछ समझाने वाला हूं, आप एकदम बेफिक्र रहिए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, खाली आप ध्यान लगा के सुनते रहिए और जो है मुझे फॉलो करिए। खाली देखिए यहां पर देखिए फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को जो होता है अफेक्ट करते हैं ना, कौन कौन सी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, बताओ वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक्सपेरिमेंटली करके देखना पड़ेगा ना, हमें थोड़ी ना पता चलेगा कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कोई फार्मूला थोड़ी ना कि इस चीज को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, वो तो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। अभी मैं कह दूं कि ये प्लास्टिक जो है ये अगर ऐसे हीट किया जाए तो जलेगी कि नहीं जलेगी, तो उसे करके देखना पड़ेगा ना, इसे थोड़ी ना कर सकते हैं यहाँ देखा कुछ जादू मंत्र लगाया उसके बाद कुछ फार्मूला लगाया बता दिया नहीं जलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। यहां पर इसे करके देखना पड़ेगा कि ये जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो बातें करते हैं। तो वहां पर सबसे पहला फैक्टर है लेंथ का। हमने देखा कि अगर हमने कहा कि मान लीजिए सेम मटेरियल का है, सेम डायमीटर है, इस तरीके से अगर पतला मोटा नहीं है, हर जगह एकदम बराबर है, ठीक है, सब कुछ बराबर है। डायमीटर का मतलब होता है जैसे तार लिया गया ना, कितना मोटा, इसी को डायमीटर कहा जाता है बेटा। ये कितना जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी के डायमीटर को क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। तो यहां मैंने कहा दिया एकदम सेम जो होता है, एक लेंथ का वायर है और जो होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि डायमीटर भी सेम है, सब कुछ सेम है ना, थिकनेस सेम है। अब बताइए यहां पर मैंने कहा, अब इसमें अगर मैंने कहा रेजिस्टेंस अगर मैं इसका निकालूं तो रेजिस्टेंस आ रहा था 10 ओम का। ठीक है, अब इसको अगर दुगना कर दिया जाए तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो हो जाएगा 20 ओम का। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ का, जितना बढ़ेगा लेंथ उतना जो, अगर इसे दुगना किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी अपने आप में दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, हमने जब इसे करके देखा, लेंथ बढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस अपने आप उसकी बढ़ती चली जा रही थी, लेंथ बढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा देखो इसके पीछे का रीजन बताऊं कि जैसे देखो यहां से यहां तक किसी चीज को ट्रेवल करना है तो ठीक है, वहां यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी, लेकिन इसके अगर दुगना कर दिया जाए तो यहां पर कुछ उसकी एनर्जी वेस्ट होगी ना भाई। तुम्हें 1 किलोमीटर चलने कर दिया जाए, जितनी एनर्जी वेस्ट होगी, कर दिया जाए 2 किलोमीटर चलो तो उसकी दुगनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना। तो करंट यहां से अगर चालू हो रहा है, यहां तक जाता है, तो जितनी एनर्जी वेस्ट कर देता है बेटा उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो रोकने वाली चीज है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट को जो चीजें रोकती है उन्हीं को रेजिस्टेंस कहा जाता है। जितनी रोकती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर मान लो इसने ज्यादा रोक दिया तो ज्यादा रेजिस्टेंस इसके अंदर है, अगर कम रोका तो कम रेजिस्टेंस इसके अंदर है ना। रोकता है जो करंट को रोकता है, यहां से यहां तक जो करंट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है करंट अपनी कुछ ना कुछ जो होता है, करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां से यहां तक चलने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लूज कर देगा ना। अब ये चल रहा है तो यहां पर अगर मान लीजिए 10 एम्पियर करंट चला था, यहां पर हमें मिला 9 एम्पियर, इसका मतलब कहने का मतलब है 1 एम्पियर करंट यहां तक लूज हो गया। अब अगर फिर सेम डिस्टेंस चला दी जाए तो यहां से अब आपकी बात मिलेगा 8 एम्पियर, यहां पर फिर 1 एम्पियर लूज कर जाएगा करंट। ये मैं वैल्यू हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है हर मीटर पे जो होता है 1 एम्पियर का करंट लूज हो जाएगा तो फिर सारा करंट ही लूज हो जाए ना, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही कम लूज होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां से यहां तक अगर ना हुआ तो यहां से यहां तक ऑब्वियसली बात है, यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो होता है कहा जाता है कि करंट जब हम लेंथ बढ़ाएंगे, ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो हमें पता चला कि जब हम लेंथ बढ़ा रहे थे तो उसका जो है रेजिस्टेंस घटता, ये रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। लेंथ बढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा था, और जितना लेंथ बढ़ा रहे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो यहां से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ऐसे कहा जाता है कठिन क्वेश्चन, तो कठिन क्वेश्चन यही बनता है। उसके बाद जो है ये सब तो बहुत आसान है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैं समझाऊं, क्रॉस सेक्शन एरिया बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए इतना मोटा तार है तो यही जितना थिकनेस होती है इसकी, ये पतला तार है, जैसे ये देखिए ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पूरी, ये जो होता है जो ये सर्कमफ्रेंस आपको ऐसे गोल सा दिख रहा है, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है ना। अब जिसकी जितनी क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगी वो उतना ही थिक रहेगा, उतना ही मोटा रहेगा, तो इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है बेटा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, रेजिस्टेंस ये जो होता है क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोटा तार लेते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, और पतला तार लेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना। इसका मतलब ये पतला हुआ तो अगर जो होता है क्रॉस सेक्शन पतला हुआ तो ये जो होता है काफी ज्यादा जो होता है रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगी ना। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो यानी कि तार मोटा हो गया ना, तो तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है,
तो ये बातें कैसे, अच्छा ये कैसे काम करता होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूं कि ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है और दोनों पे अगर 500-500 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कौन से रास्ते पे भीड़ कम नजर आएगी, यहां पर ज्यादा नजर आएगी, यहां पर कम नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब तार जितना पतला होगा उतना ही करंट को चलने में टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही करंट रुकावट बनेगी। इस तरीके से मतलब यहां से यहां करंट चल रहा था, अब यहां से यहां चल रहा है और यहां से यहां चलेगा, तो यहां से जितना चल पाएगा उसका आधा चलेगा ना यहां पर, क्योंकि ये देखो ये पतली जगह है, ये चौड़ी जगह है, तो चौड़ी जगह से बहुत तेजी के साथ करंट भागेगा। अभी पानी का फ्लो देख लीजिए, पानी पतली पाइप से कितना जाएगा, पतली पाइप से थोड़ी ना पूरा नदी भर का पानी आएगा, पतली पाइप रहेगी तो उसमें एक जो होता है लिमिट में पानी आएगा ना। अगर मोटी पाइप है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा पानी आने वाला है। वही बात है कि जहां पर भाई ये करंट एक तरीके से फ्लो ही करता है ना, तो करंट ज्यादा कहां फ्लो करेगा, जहां पर ज्यादा जगह रहेगी, यानी कि जहां पर तार चौड़ा रहेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर करंट तेजी के साथ फ्लो करेगा, और तेजी के साथ जब करंट जहां फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम होती है। जहां पर करंट तेजी के साथ फ्लो करता है वहां पर रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था I = V/R होता है। V/R यानी कि करंट जब तेज है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम है ना, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो करंट जब कहीं तेजी के साथ फ्लो कर रहा है इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है पहले से ही कम है, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहां पर एक आता है डायमीटर कंसेप्ट। डायमीटर क्या होता है, आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली नहीं देगा पेपर में, लेंथ तो देगा लेंथ दे देगा कि 500 मीटर, चलो लेंथ दे दिया 500 मीटर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जब अगर बात आएगी, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब बेटा एरिया, तो एरिया नहीं देगा। एरिया आपको अगर ऐसे दे दिया 10 जो होता है, चलो जो होता है 10 क्रॉस सेक्शन एरिया है जो 10 है ना, तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको 10 दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया 500 मीटर, तो आप बड़े आराम से जो होता है इसे निकाल लेंगे, क्योंकि अभी फॉर्मूला बनेगा तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं देता, आपको एरिया निकालना पड़ता है। वो आपको देता है क्या देता है, रेडियस देता है या डायमीटर, मैक्सिमम आपको देता है डायमीटर। और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो πr² बेटा ये आप इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस में क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको डायमीटर नहीं दिया जाएगा, आपको एरिया डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, वो बेटा देगा डायमीटर। तो डायमीटर हमें देगा, तो डायमीटर हमें पता है, डायमीटर का जिसे मान लो हमें डायमीटर दे दिया गया 10 ना, अगर हमें डायमीटर दे दिया गया 10 और यहां से हम पहले निकालेंगे रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगी 5, रेडियस हो जाएगी 5 ना। तो हम लोग जानते हैं डायमीटर जो होता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। जैसे ये देखो एक सर्कल है, इस सर्कल का ये पूरा डायमीटर कहलाता है और ये आधी कह जाती है रेडियस ना। जिसका मैथ नहीं भी मतलब अच्छा है, मेरी तरह मैथ अच्छा नहीं है तो वो देख ले। तो रेडियस जो होता है, रेडियस आधे को कहा जाता है, डायमीटर जो होता है पूरे को कहा जाता है। तो रेडियस जो होता है वो आधी होती है, ठीक है। तो अब देखिए डायमीटर हमें दिया जाएगा, डायमीटर से सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है। रेडियस से फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के फॉर्मूले में हम रखेंगे πr², यानी कि पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 या फिर जो होता है इस तरीके से रख लेंगे, और यहां पर r जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में लेंगे, r यानी कि जो होता है ये 5 को स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे, तब यहां से जो होता है 22/7 गुणे 5 25 25 होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट करेंगे, ले जाके फॉर्मूला जो बनेगा ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको इतना स्टेप पहले करना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉर्मूले पे आना रहेगा। आप इतनी बातें एकदम याद रखिएगा। उसका जो होता है फैक्टर कौन से और इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, नेचर ऑफ द मटेरियल जो होता है इफेक्ट करता है, यानी कि कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, सिल्वर का अलग और उसका कुछ और होगा, गोल्ड का है तो उसका कुछ और होगा, वो हम समझते भी हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है रेजिस्टेंस पे, टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये सब हम करके देख रहे हैं बेटा, ये सब जो होता है कोई ऐसा थियरी नहीं, ये होता कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा होता है, क्यों होता है मैं आपको समझा दूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप एक चीज समझिए कि जब हम लोगों ने टेंपरेचर बढ़ा के देखा तो वहां से हमें पता चला कि टेंपरेचर बढ़ाने के बाद आपका रेजिस्टेंस जो होता है ये बढ़ता चला जा रहा है, किसी भी चीज में रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है टेंपरेचर बढ़ाने के बाद। तो ये चारों फैक्टर आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभी इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है थियरी पार्ट में, या फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो लेंथ आपको इफेक्ट करता है सबसे पहली बार, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा है होता है डायमीटर ऑफ द जो होता है डायमीटर तो नहीं, डायमीटर यहां से ये डायमीटर कांसेप्ट में आपको समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर नेचर ऑफ द मटेरियल जो होता है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो होता है टेंपरेचर इफेक्ट करता है। अच्छा टेंपरेचर पे तीन चीजें ऐसी हैं जिनका मतलब उन पे टेंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे उन पे अगर मान लीजिए वो टेंपरेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, रेजिस्टेंस एकदम फिक्स रहेगा। अब ऐसी चीजों का यूज किया जाता होगा जहां हमें फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती होगी, तो इन्हीं चीजों का उठा के यूज कर लिया जाता होगा। तो उनका नाम है कॉन्स्टेंटन, निक्रोम और जो होता है मैग्नीन। अब ये जो होता है कॉन्स्टेंटन और निक्रोम और मैग्नीन, तो ये आपने कहा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर तो मैंने कहीं सुना ही नहीं आज तक, ये कॉन्स्टेंटन कौन सा मटेरियल होता है, तो ये एलॉय होता है। सबसे पहली बात ये मेटल कुछ ऐसा नहीं होता है, यानी कि एलिमेंट नहीं होता। एलिमेंट होता तो आपने पीरियोडिक टेबल में मेरे साथ जरूर सुना होता कि हाँ यहाँ पर जो होता है पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटन, निक्रोम और जो होता है मैग्नीन, ये तीनों के तीनों एलॉय हैं। और एलॉय में बेटा जो होता है कांस्टेंट होता है, टेंपरेचर बढ़ाने के बाद जो होता है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस एकदम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तीन ऐसे जो होता है एलॉय हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से अब हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए किस तरीके से बनता है।
जो रेजिस्टेंस होता है वहां से भी एक आएगा, रो आएगा, तो हम रो को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो हमने कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये वाली बात एकदम आसान है, देखो एक बार देख लो, एकदम आसानी से समझ में आएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आया रेजिस्टेंस को हम दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि 1 बाई एरिया, इसे 1 बाई एरिया लिखे थे तो 1 बाई एरिया को यहाँ 1 की जगह L रख देते हैं। ये देखो इस तरीके से ये बन चुका। तो यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। ये जो होता है मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनल साइन, जैसे पीछे बताया था कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जैसे v इक्वल टू जो होता है आई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ी थी जिसका नाम था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपकी बात रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया आया है। तो इस कांस्टेंट को, ये जो होता है इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए फिर से हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है और उस कांस्टेंट का नाम होता है बेटा रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसे ये जो होता है क्या होता है, इसे रो कहा जाता है और ये जो होता है बेटा रेजिस्टिविटी होती है, रो कहा जाता है और इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है ना। ये क्या है, ये है रो एल बाई ए, इसे रो पढ़ा जाता है और ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी होती है रो, रेजिस्टिविटी का जैसे होता है ना, हमने कहा था कि पी पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है उसे दर्शाया जाता है वी से, एक वोल्ट होता है ना। इसी तरीके से ये जो रो है, ये जो सिंबल है ये रो है, ये क्या है, रो है। और ये किस चीज का सिंबल है, ये रेजिस्टिविटी का, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है ए, ये सॉरी आई होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से रो, ये इसे कहा जाता है रो और इसका ये जो होता है किस चीज का सिंबल है, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, रेजिस्टिविटी का सिंबल है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी जो होता है यहां से पता चल गई हमें कि रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो यहां से अच्छा रेजिस्टिविटी क्या होगी, अगर हमसे पूछ लिया जाए रेजिस्टिविटी बताओ, रेजिस्टिविटी यहां से ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको ये नहीं पूछेगा, ये बहुत ही कम पूछेगा, रेजिस्टेंस तो कम मतलब पूछता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये कम पूछेगा। आपसे सीधे सीधे कहेगा रेजिस्टिविटी बताओ, रेजिस्टिविटी बताओ और आपको रेजिस्टेंस देगा, लेंथ देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया देगा या फिर डायमीटर देगा, वहां से आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा ना। डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करो, रेडियस को फिर क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट करो। तो यहां से अगर यहां से बनाइए तो आर जो होता है ये इसके पास चला जाएगा, यानी कि आर ए बाई एल। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यहां पर आर इक्वल टू आप याद रखिएगा, आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, और इसी को कन्वर्ट कर लीजिएगा जब रेजिस्टिविटी पूछेगा, आपसे सीधे सीधे पूछेगा रेजिस्टिविटी बताओ, तो रेजिस्टिविटी यानी कि रो जो होता है आपसे डिमांड किया जाएगा, तो यहां पर आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, इन पे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इस पार्ट के क्वेश्चन मैं जो होता है अगले वीडियो में करवाता हूं, ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको सीरीज, पैरेलल और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट और जो है बाद में चल के पावर आती है, तो सारी चीजें जो है अगले वीडियो में आपको कवर करवाता हूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। इतनी बातें जो बताया हूं इनमें से आप खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, आपको देखेगा कि सारे क्वेश्चन लगते हुए नजर आएंगे। वीडियो खत्म हो जाएगी, 2 वीडियो में चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद 2 वीडियो के बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन सीरीज की वीडियो रहेंगी, यानी कि वहां से भर के आपके पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आप वो अगर वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो अगले वाला जो पार्ट रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि आपसे पावर की डिमांड की जाएगी, आपसे हीटिंग इफेक्ट का डिमांड किया जाएगा, यानी कि हीट निकालिए, ठीक है। तो वो वाला जो लेक्चर है इसके बाद का आपका सीरीज पैरेलल, तो वो वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसे मिस मत करिएगा। वो जो होता है बहुत ही जल्द चैनल पे, इसके बाद जो होता है अगले दिन जो होता है आज पड़ेगा, उसका अगले दिन जो है कल आपके चैनल पे फिर ये इसी चैनल पे फिर पड़ेगा वो वाला लेक्चर। तो आप उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। इस लेक्चर से क्वेश्चन कम लेकिन उस लेक्चर से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और इस लेक्चर में सिर्फ यही वाला पार्ट है जो कि मायने रखता है। तो ये वाला पार्ट आप देखिएगा, उसके बाद जो होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कर रहिए।